कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। एक बार फिर आपका स्वागत है उस डर की दुनिया में जहां हर साया कुछ कहता है, हर कोना एक रहस्य को छुपाए हुए है और हर कहानी के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये एक ऐसा राज है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो थोड़ा संभल कर बैठिए, और अगर रात का समय है तो लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी है कैब ड्राइवर की आखिरी सवारी। एक ऐसी रात की दास्तान जहां एक इंसान खुद नहीं जानता था कि वो किसे छोड़ने जा रहा है और क्यों वो कभी लौटकर नहीं आया। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। लेकिन उससे पहले एक बात, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ आपके सवाल का जवाब भी देंगे, क्योंकि डर सिर्फ कहानी में नहीं, नाम लेने के तरीके में भी होता है। हर शहर की रात कुछ कहती है, कोई चुपचाप बहती हवा में छुपा होता है तो कहीं सन्नाटे में बसी होती है एक दबी हुई चीख। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की एक ऐसी ही बरसाती रात में, जब हर कोई जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। लेकिन उस रात एक कैब ड्राइवर इमरान, जिसने सैकड़ों सवारियां छोड़ी थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की उसकी सवारी उसकी जिंदगी की आखिरी बन सकती है। एक फोन कॉल, एक लोकेशन और एक महिला जो आधी रात को अकेले खड़ी थी, बस वहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक खेल जिसमें न इंसानियत बची न जान। रास्ते भर सड़कें सुनसान थीं, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, बस वो और उसकी टपकती छत वाली पुरानी सेंट्रो। जब वो घाटकोपर स्टेशन के पास पहुंचा तो पूरा इलाका जैसे किसी सन्नाटे में डूबा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी, कुत्ते तक कहीं नहीं दिख रहे थे। गली में घुसते ही उसने गाड़ी धीमी कर दी और देखा सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। वो गाड़ी के पास आई और बिना कुछ कहे पीछे बैठ गई। इमरान ने आईना देखा, उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ बुदबुदा रही थी। उसने डरते हुए पूछा, मैडम कहाँ चलना है? औरत ने बस धीरे से कहा, मुलुंड क्रेमेटोरियम। इमरान का दिल धक से रह गया। ये कोई आम जगह नहीं थी, और उस रात वो भी एक महिला का अकेले वहां जाना, कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। लेकिन उसने खुद को संभाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते भर औरत चुप रही, बस एक बार कहा, कभी कभी इंसान जो देखता है वो हकीकत नहीं होती। इमरान का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने हाथ रख दिया हो। रियर व्यू मिरर में झांकने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन जब कुछ मिनट बाद उसने देखा तो पीछे की सीट खाली थी। इमरान के हाथ कांपने लगे थे, स्टीयरिंग से पकड़ छूटती जा रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की धार बह रही थी। उसने तुरंत गाड़ी एक तरफ रोकी। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, मगर उसके कानों में बस वही गूंज रही थी, कभी कभी इंसान जो देखता है वो हकीकत नहीं होती। उसने रियर व्यू मिरर फिर देखा। पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कोई बैठा ही ना हो। मगर वो तो खुद देख चुका था, महसूस कर चुका था। उसकी सांस अटकने लगी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और 100 डायल किया। पुलिस को बताया कि उसकी कैब में किसी औरत की आत्मा आई थी, या शायद कोई अपराध हुआ है। कंट्रोल रूम से आवाज आई, ठीक से बताइए क्या हुआ। इमरान ने सब बताया तो पुलिस ने कहा, वहीं रुको, टीम भेजते हैं। करीब 10 मिनट बाद एक पुलिस जीप आई। 2 कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर बाहर निकले। इमरान ने उन्हें सब बताया। वे कैब के अंदर गए, सीट देखी, कुछ नहीं मिला। पर सब इंस्पेक्टर अरोड़ा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने इमरान से कहा, तूने कहा उसने मुलुंड क्रेमेटोरियम चलने को कहा? इमरान ने हाँ में सिर हिलाया। अरोड़ा ने कहा, कुछ साल पहले ठीक ऐसी ही बारिश की रात में एक महिला का मर्डर हुआ था, घाटकोपर स्टेशन के पीछे की गली में। उसका नाम रेशमा था। उसने आखिरी बार एक कैब बुक की थी और कहा था कि उसे मुलुंड श्मशान जाना है, लेकिन वो कभी वहां पहुंची नहीं। इमरान सन्न रह गया। उसने कांपते हुए पूछा, वो महिला मिली कहां? अरोड़ा ने कहा, नहीं, उसका शव आज तक नहीं मिला। इमरान की सांसें टूटने लगी। तभी पीछे से एक कांस्टेबल चिल्लाया,
सर, यहाँ कुछ मिला। सब दौड़कर पीछे गए। कैब की पिछली सीट के नीचे से एक पुराना और सड़ा गला कपड़ा निकला। उस कपड़े में लिपटा था एक महिला का पुराना पर्स, जिसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कार्ड था। नाम लिखा था रेशमा बानो। फोटो भी वैसा ही चेहरा था जैसा इमरान ने देखा था। अब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरोड़ा ने तुरंत क्राइम ब्रांच को कॉल किया, पर इमरान अब बुरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने वही सफेद साड़ी, खुले बाल और झुका चेहरा घूम रहा था। उसे लगने लगा था कि अब वो कभी ठीक से गाड़ी नहीं चला पाएगा। तभी अरोड़ा ने पूछा, क्या तुम उसका नंबर बता सकते हो जिससे कॉल आया था? इमरान ने कॉल लॉग दिखाया, लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई। उस नंबर का ट्रेस हुआ तो रिपोर्ट आई, ये नंबर पिछले 5 साल से बंद है। सबकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि जिस औरत ने अभी आधे घंटे पहले इमरान को कॉल किया था, वो 5 साल पहले मारी जा चुकी थी। पुलिस की जीप में बैठे इमरान की हालत अब सामान्य नहीं रही। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे और उसकी आंखें लगातार उस पर्स को घूर रही थीं, जो अब पुलिस की एविडेंस बैग में रखा जा चुका था। सब इंस्पेक्टर अरोड़ा ने उसे पानी दिया और धीरे से पूछा, क्या तुमने उसे छुआ था? कुछ और महसूस किया था? इमरान ने सिर झुकाकर कहा, उसने जब गाड़ी में बैठा तो ठंड सी लगने लगी थी, जैसे ऐसी ऑन हो और सांस जम रही हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अरोड़ा ने चुपचाप बाकी दस्तावेजों को देखा और एक सीनियर ऑफिसर को कॉल कर डिटेल रिपोर्ट देने लगा। इतने में एक और बात सामने आई, जिसने केस को और भयानक बना दिया। रेशमा बानो की फाइल निकाली गई, जिसमें लिखा था कि वो एक सरकारी गवाह थी, जिसने कुछ साल पहले एक माफिया गिरोह के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। लेकिन गवाही से एक दिन पहले ही वो गायब हो गई थी और उसका शव कभी नहीं मिला। केस ठंडे बस्ते में चला गया था, मगर अब यह घटना, इमरान की कॉल और उसके कैब में पर्स का मिलना, सब कुछ पुलिस के लिए चौंकाने वाला था। अरोड़ा ने इमरान से कहा, यह कोई आम भूत नहीं है, यह आत्मा इंसाफ चाहती है। इसका अधूरा काम बाकी है। फिर पुलिस ने इमरान की कैब को जब्त कर क्राइम ब्रांच भेज दिया और इमरान को एक दिन के लिए निगरानी में रखा गया। लेकिन रात में जब इमरान को पुलिस क्वार्टर में सुलाया गया, तब जो हुआ उसने सबकी रूह हिला दी। आधी रात को गार्ड की चिल्लाने की आवाज आई। जब पुलिस दौड़ती हुई क्वार्टर में पहुंची तो देखा इमरान अपने बिस्तर पर बुरी तरह कांप रहा था। उसके गले पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से काटा हो, और उसका चेहरा फटी आंखों के साथ एक ही दिशा में जड़ा हुआ था। डॉक्टर बुलाया गया, पर इमरान बेहोश था और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, रेशमा, रेशमा। जरेनिया क्वार्टर के खिड़की के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल ने एक औरत के चलने की परछाई देखी, सफेद साड़ी में, बारिश में भीगी हुई। लेकिन जब दरवाजा खोलकर बाहर देखा गया तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन इमरान को होश आया और उसने थरथराती आवाज में कहा, उसने मुझसे कहा है कि जब तक मैं उसे उसके कातिल तक नहीं पहुंचाऊंगा, वो मुझे चैन से नहीं मरने देगी। अब केस बदल चुका था। अब यह सिर्फ आत्मा की मौजूदगी नहीं थी, बल्कि एक पुराना मर्डर केस था जो दोबारा खुल चुका था। रेशमा चाहती थी कि सच सामने आए और उसने इमरान को अपना जरिया बना लिया था। पुलिस ने इमरान की बातों को गंभीरता से लिया और रेशमा की फाइल को फिर से खोल दिया। अब जांच शुरू हुई पुराने नंबरों, कॉल रिकॉर्ड्स और रेशमा के आखिरी दिनों की। इमरान को अब रात में नींद नहीं आती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा बुझा हुआ। पुलिस से छुट्टी मिलने के बाद भी वो घर नहीं गया। सीधे उस क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचा जहां रेशमा की फाइल रखी थी। इंस्पेक्टर अरोड़ा ने पहले तो मना किया कि यह पुलिस का मामला है, लेकिन जब इमरान ने बताया कि उसे हर रात रेशमा की आत्मा सपनों में आकर एक ही जगह दिखा रही है, नालासो पारा की बंद पड़ी बेकरी वाली गली, तब अरोड़ा गंभीर हो गया। उसने टीम बनाई और उस गली में जाने का प्लान बनाया। रात के 1 बजे पुलिस की 2 गाड़ियां और इमरान की कैब, सब साथ निकले। लेकिन जैसे ही गली में पहुंचे, सबकी सांसें थम गईं। वहां कोई बेकरी नहीं थी, पर एक जली हुई पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी और उसी के पास सड़क पर एक पुरानी
धूल भरी काली कार खड़ी थी जिसका बोनट गर्म था, मतलब अभी अभी कोई आया था। पुलिस ने चारों तरफ सर्च शुरू किया, लेकिन तभी इमरान को कैब के शीशे में वही औरत दिखी। सफेद साड़ी, झुका चेहरा और ठंडी सांसें। वो कुछ इशारा कर रही थी, जैसे उस बिल्डिंग के नीचे तहखाने की ओर बुला रही हो। इमरान ने अरोड़ा को बताया। वो सब नीचे गए। वहां अंधेरा था, दीवारों पर खून के धब्बे और सड़े मांस की गंध। तभी एक दीवार पर लगा लकड़ी का दरवाजा देखा गया। दरवाजा खोलते ही अंदर से चीखने की आवाज आई, जैसे कोई जिंदा आदमी बंद हो। सब अंदर भागे तो देखा एक बुजुर्ग आदमी रस्सी से बंधा पड़ा था, अधमरा। उसने डरते हुए कहा, मैं मुनीर हूं, वही जिसने रेशमा को मारा था, पर मैंने उसे जलाया नहीं, मैं डर गया था। पुलिस वालों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। फिर मुनीर ने कांपते हुए बताया कि उसे एक बड़े नेता के कहने पर रेशमा को मारना पड़ा, क्योंकि रेशमा कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देने वाली थी। लेकिन रेशमा की मौत के बाद से उसका पीछा एक औरत करती रही, जिससे वह हर रोज डर कर जगह बदलता रहा। लेकिन आज वह उसी जगह वापस आया, क्योंकि एक साया उसे यहीं खींच लाया था। तभी अचानक काली कार का हॉर्न बजा। सब दौड़कर ऊपर आए, लेकिन कार खाली थी और बोनट अब ठंडा हो चुका था, जैसे उसमें कोई आत्मा बैठी हो और अब उड़ चुकी हो। उसी समय इमरान को फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई और रेशमा की आवाज कानों में गूंजी, अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन जो असली गुनहगार है वो अभी जिंदा है। पुलिस ने मुनीर को गिरफ्तार किया, लेकिन इमरान समझ गया कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक गली का डर नहीं था, बल्कि राजनीति, हत्या और आत्मा के बीच की खामोश लड़ाई की शुरुआत थी। और अब अगला निशाना कौन था, ये सिर्फ रेशमा जानती थी। मुनीर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने केस को फिर से खोला और नेता राम किशोर मेहरा पर शक गहराने लगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। मीडिया में हलचल मच गई। इमरान अब हर रोज नए डर के साथ जी रहा था, क्योंकि रेशमा की आत्मा ने साफ कहा था, अभी असली गुनहगार जिंदा है। रात के 2 बजे इमरान अपने घर के बाहर बैठा था, जब उसे हवा में वही साड़ी की सरसराहट सुनाई दी और उसके बाद मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें एक वीडियो चला जिसमें एक फार्म हाउस के तहखाने में रेशमा किसी से बहस कर रही थी और फिर वही नेता राम किशोर उसे चुप करवाने की धमकी दे रहा था। इमरान समझ गया कि ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि आत्मा की दी हुई एक झलक है, एक सबूत। अगली सुबह वो सीधे इंस्पेक्टर अरोड़ा के पास गया और सारा कुछ बताया। अरोड़ा ने अपनी टीम के साथ रात के अंधेरे में फार्म हाउस घेरा, लेकिन वो फार्म हाउस अब वीरान था। अंदर सिर्फ पुराने फर्नीचर, धूल और एक टूटे कैमरे के पार्ट्स मिले। तभी दीवार की दरार के पीछे से एक खुफिया कमरा मिला। उसमें एक पुरानी हार्ड ड्राइव और कुछ सीसीटीवी फुटेज। एक फुटेज में राम किशोर खुद रेशमा के गले में रस्सी डालता दिखा। पुलिस अब कानूनन उसे पकड़ सकती थी, लेकिन राम किशोर इस वक्त दिल्ली में एक रैली कर रहा था। अरोड़ा ने तुरंत रेड अलर्ट जारी करवाया। इमरान को भी साथ ले जाया गया, क्योंकि आत्मा अब हर जगह उसकी मदद कर रही थी। दिल्ली की रात में उस मैदान पर जब रेड पड़ी, राम किशोर भाग निकला और अपनी कार में छिप गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसने शीशे में देखा, पीछे सीट पर एक औरत बैठी थी, भीगी साड़ी, सूनी आंखें और गर्दन पर रस्सी के निशान। राम किशोर चीख पड़ा और उसी वक्त उसकी कार खुद ब खुद मैदान से फिसलकर एक नाले में जा गिरी। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। पुलिस ने लाश निकाली। राम किशोर की आंखें खुली थीं और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जैसे मौत से पहले किसी चीज ने उसका गला घोंट दिया हो। इमरान दूर खड़ा सब देख रहा था। तभी हवा में एक गंध आई, गुलाब और चंदन की, और उसने देखा रेशमा अब मुस्कुरा रही थी। वो दूर जाती दिखी। उसके पैरों के निशान अब जमीन पर नहीं थे, बस हवा में उड़ती एक रूह थी जो अब मुक्त हो चुकी थी। अरोड़ा ने इमरान की पीठ थपथपाई और कहा, कुछ कहानियां पुलिस नहीं, रूहें पूरी करती हैं। और उस दिन के बाद इमरान ने कभी रात को कैब नहीं चलाई, लेकिन उसने अपनी कार के अंदर एक छोटा सा चांदी का लॉकेट टांग दिया, जिसमें लिखा था, सवारी अधूरी ना रहे, क्योंकि अब वो जान चुका था कि कभी कभी आखिरी सवारी इंसाफ की होती है।